नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। मिडिल ईस्ट में जंग जारी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी एक दूसरे पर दनादन हमले कर रहे हैं। क्रूड के दाम आसमान पर है और दुनिया के शेयर बाजार में जोरदार उतार चढ़ाव बना हुआ है। इन सब ग्लोबल टेंशंस के बीच मशहूर किताब जो है रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने बड़ी वार्निंग दी है। क्या है वार्निंग, आसान भाषा में जानने और समझने की कोशिश करेंगे। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रवीण शर्मा सर। आपका मनी सेंटर में बहुत स्वागत है। धन्यवाद विशाल। आज के शो में सबसे पहले बात करेंगे रॉबर्ट कियोसाकी की भविष्यवाणी की, इसके बाद चर्चा करेंगे सरकार की नई स्पेस पॉलिसी से मचे रार की, और अंतिम में चर्चा करेंगे 8वें वेतन आयोग की। चलिए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। मशहूर निवेशक और रिच डैड पुअर डैड जो है किताब के लेखक जो है रॉबर्ट कियोसाकी पिछले काफ़ी समय से कहते आ रहे हैं कि आने वाले समय में सोना, चांदी और बिटकॉइन की कीमतों में बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। वे निवेशकों को ये भी बताते आए हैं कि उन्होंने जो है बड़ी संख्या में बिटकॉइन, सोना और चांदी में जो है निवेश करके रखा है, और जब जब कीमतों में कमी आती है तब तक वो जो है खरीदारी करते हैं। अब एक बार फिर से जो है उन्होंने नया जो है प्रेडिक्शन किया है। क्या है वो नया प्रेडिक्शन, क्या भविष्यवाणी है, चेतावनी है, प्रवीण सर से समझने की कोशिश करते हैं। ओवर टू यू सर। देखिए विशाल, केवल और केवल रॉबर्ट कियोसाकी नहीं, दो और बड़े जो अर्थशास्त्री और जानकार हैं वो भी इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि जो अब फिजिकल असेट्स हैं बेसिकली वहीं पर रिटर्न बनने वाला है। जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, जो स्टॉक मार्केट हैं, इन सब में बड़े एक क्रैश जो है वो आ सकता है। रॉबर्ट कियोसाकी तो ये कह रहे हैं कि क्रैश इमिनेंट है, मतलब क्रैश आना तय है मार्केट्स में। कब आएगा ये बड़ा सवाल है। ये सवाल नहीं है कि आएगा कि नहीं आएगा, बल्कि बड़ा सवाल ये है कि ये क्रैश होगा कब। और मार्केट के ताज़ा जो हालात हैं, अगर आप आज के मार्केट को भी अगर आप देख लेंगे तो जिस हिसाब की मार्केट मची है उसने वाकई इन्वेस्टर्स को 12-13 लाख करोड़ रुपए एक दिन में निपट जाना, युद्ध और तमाम चीज़ों को, तो रॉबर्ट कियोसाकी ही नहीं, पीटर शिफ और आपके फिलिप गिसेल्स जो कि बीएनपी पारिवार के फोर्टिस के एनालिस्ट हैं, इन दोनों लोगों का भी यही कहना है कि अंत में आपकी जो फिजिकल असेट्स हैं, पीटर शिफ कह रहे हैं कि साहब सिल्वर ही वो असेट है जो आपको पैसा बना के देगी, और जो आपके फिलिप गिसेल्स हैं उनका कहना है कि आपको अंत में गोल्ड, सिल्वर जैसे असेट ही, प्रिंट जो आपकी फिएट करेंसीज हैं, पेपर का जो असेट है, उसकी बजाय आपको फिजिकल असेट ही पैसा कमा के देगी। लेकिन सर इसी के साथ अगला प्रश्न ये जायज़ बनता है कि जो बबल फूटने की जो बात ये कह रहे हैं तो उसके पीछे कोई कारण क्या है। 4-5 पॉइंट्स भी वो बता रहे होंगे, तो क्या क्या वो पॉइंट्स उसको बहुत ही आसान भाषा में समझाइए। नहीं देखिए, अभी तो मौजूदा हालात ही एक समझ लीजिए। रॉबर्ट कियोसाकी तो और भी तमाम चीज़ें बताते हैं। मौजूदा हालात देख लीजिए जंग का जी। जंग हाल फिलहाल में रुकती दिखाई देती नहीं। जिस तरह के आसार हैं, जिस तरह का एनर्जी सप्लाई क्राइसिस पूरी दुनिया में अब क्रिएट हो रहा है, जहां दोनों आपका ईरान पर के जब पार्स जो फैसिलिटी है वहां सेक्टर जो है वहां पे अटैक किया गया, आपकी गैस की जो बड़ा हब है उस पर, और उसके बाद ईरान ने जिस तरह से कतर में और बाकी इलाकों में सऊदी आरामको की फैसिलिटीज़ पे अटैक किया, तो दुनिया में एनर्जी क्राइसिस एक जो है क्रूड की, उसके बाद गैस की, ये सब बनती हुई दिखाई दे रही। इसका समाधान नज़र नहीं आता हाल फिलहाल में, और ये क्राइसिस गहरा सकती है। क्रूड के आज आप दाम देख लीजिए, $118 पर बैरल के आसपास ब्रेंट क्रूड पहुंच गया, जनवरी में 60 के आसपास था। तो एक तो मसला ये है। दूसरा बड़ा मसला दुनिया पे बढ़ता हुआ कर्ज है, जिसकी वो बार बार बात करते हैं रॉबर्ट कियोसाकी की साहब। दुनिया पे जिस तरह से कर्ज पाइलअप हो रहा है, खासतौर पर अगर आप अमेरिका को ही अकेले देख लीजिए, 38-40 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज अमेरिका के ऊपर है। और अब एक नई जंग जिसको लेके ईरान ने भी हाल में ही बोला है, जो अब्बास अरक्ची हैं जो विदेश मंत्री, उन्होंने कहा कि साहब जो अमेरिका पर एक खतरा इस बात का दिखाई दे रहा है कि ये जंग 200 अरब डॉलर की अमेरिका के ऊपर बैठने वाली है। हर दिन बिलियंस ऑफ डॉलर्स का अमेरिका का खर्चा हो रहा है। अंततः उन्होंने कहा कि अमेरिका के जो नागरिकों को बेसिकली उन्होंने संबोधित किया और कहा कि देख लीजिए आपके जो नेता हैं उनकी करतूतों का असर सीधे सीधे आपकी ज़िंदगी पर हो रहा है। महंगाई की मार और बाकी जो समस्याएं हैं आपको उसके को लाने वाले ये नेता हैं, और इसके लिए इजराइल का भी आप शुक्रिया कीजिए जिनके कहने पर ये जंग छेड़ी गई। तो $200 बिलियन तो वानगी भर है, अभी ये खर्चा आपका बढ़ने वाला है। तो इस तरह से ईरान भी एक तरह से
तंज कस रहा है अमेरिका के ऊपर। और अमेरिका का कर्ज, जाहिर तौर पर अगर आप इस जंग में हैं तो अमेरिका को कर्ज और लेना पड़ सकता है। तो दुनिया भर का कर्ज और फिर फिएट करेंसीज जिस तरह से उनका दौर बीतता हुआ दिखाई दे रहा है। सेम बात जो है आपके फिलिप गिच्सेल्स ने भी कही कि फिएट जो करेंसीज हैं धीरे धीरे इनसे दुनिया शिफ्ट होगी, इन पे वो आपका जो लोअर ग्रोथ और ऊंची महंगाई, इसका भी जिक्र करते हैं कि एक जो स्टैगफ्लेशन है वो दुनिया भर में दिखाई दे सकता है। और फिर अंततः लोग जो फिएट करेंसीज हैं इनसे दूर हटेंगे और सोना और चांदी जैसी धातुओं पर ही भरोसा करेंगे। तो ओवरऑल अगर आप पिक्चर एक समझिए तो जैसी दुनिया कभी जब नोट और ये सब चीज़ें नहीं चली थी तब जिस तरह सोने और चांदी में ट्रेड हुआ करता था, क्या अब दुनिया एक बार फिर से उस दौर में आने वाली है? क्या वही रास्ता आखिर में बचेगा जहां जो फिजिकल एसेट्स हैं वही रिटर्न देंगे और उसी में कारोबार होगा? तो ये एक बड़ा बदलाव यहाँ दिखाई दे रहा है सर। आप लगता है बार्टर सिस्टम की आप बात कर रहे हैं, देखना होगा सर कि वो दौर आता है या नहीं आता है। लेकिन जो प्रोजेक्शंस हैं, मैं प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि स्क्रीन पर दिखाइए। $35,000 सोना, मतलब अगर सर ये रेट आ जाएगा तो मतलब क्या भाव हो जाएगा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मेरे पास डेटा है, जैसे मौजूदा कीमत अगर 5,000 है गोल्ड का, तो ये कह रहे हैं 35,000, मतलब 600% का उछाल आ जाएगा। सिल्वर को लेकर इनकी भविष्यवाणी है कि 800, ये इंटैक्ट है इनका 200 वाला जो इंटैक्ट है, तो उसके हिसाब से भी अगर आप देखें 148% का उछाल। बिटकॉइन $73,000 जो है वो कह रहे हैं कि $7,50,000 चला जाएगा, 927% का इजाफा। और इथेरियम जो अभी 2,000 या 2,200 के आसपास है, उनको कह रहे हैं कि ये 95,000 के आसपास आ जाएगा। क्या भविष्यवाणी इनकी जो है सही हो पाएगी सर? पीटर शिप भी और फिलिप गिस्सेल्स भी इस बात को कह रहे हैं कि सिल्वर जो है वो $200 पर पहुंच सकती है अगले कुछ वक्त में। तो जाहिर तौर पर चांदी पर सबसे ज़्यादा यहाँ जो है फोकस दिखाई दे रहा है। उसके बाद जैसा आप दिखा रहे हैं कि बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गए, जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, यहाँ पर भी लोगों को रिटर्न। तो एक देखिए चीज़ यहाँ ये समझ में आती है कि जब आपके स्टॉक मार्केट और बाकी के जो या डेट के जो रिटर्न है, जब ये सब कोलैप्स करने लगे, जब इनका बबल एक तरह से जो कियोसाकी कहते हैं कि बबल ये फूटना तय है, तब आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्टर आखिर पैसा कहाँ से कमाएंगे? तो वो रास्ता फिर यहाँ पे फिजिकल एसेट्स में, इनमें सिल्वर में खास तौर पर, और फिर क्रिप्टो करेंसी और गोल्ड में यहाँ दिखाई देता है विशाल जी। सर आपने बात की कि ईरान जो है टॉन्ट कस रहा है अमेरिका को, तो सर फेड चेयरमैन का जो कल स्पीच हम लोगों ने सुना सर, बहुत हॉकिश था। उसमें भी उन्होंने जो जिक्र किया स्टैगफ्लेशन का, कह रहे थे कि इन्फ्लेशन की मार पड़ सकती है। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी बातें कहे कि बेरोजगारी की जो समस्या है अमेरिका में वो भी बढ़ सकती है। और उसको क्या इस कहानी में जोड़कर देखा जा सकता है? अमेरिका की फेड की बैठक का जो डिसीजन था उसको ये समझिए कि 11:1 का रेशियो था, जिसमें 11 सदस्यों ने कहा कि नहीं साहब रेट को यहीं रखेंगे, एक सदस्य ने कहा कि इसमें कटौती कर सकते हैं। तो इतने बड़े यूनैनिमस वोट से जब फेड की जो पूरी कमेटी है, वो जब मॉनेटरी पॉलिसी की जो कमेटी है वो जब ये तय कर रही कि साहब आपको रेट यहाँ से नहीं बढ़ाने हैं, तो जाहिर तौर पर अमेरिका में महंगाई का एक बड़ा खतरा है। एक बड़ा खतरा अमेरिका में ग्रोथ के घटने का और जॉब की क्राइसिस। सबसे पिछले 1-1.5 महीने पहले जब जॉब के डेटा आए थे वो भी ये बता रहे थे कि अमेरिका में जैसी उम्मीद की जा रही उस हिसाब से जॉब क्रिएशन नहीं हो रहे हैं जी। तो चलिए प्रवीण सर, आपने अच्छी बातें कही। तो बाजार में जो क्रैश की आपने बात कही, तो सर आज तो 3%, 3.5% हम लोग टूट कर कारोबार करते हुए दिख ही रहे थे। और ग्लोबल मार्केट्स की भी बात किया तो वहाँ भी ऐसी स्थिति है। तो ये भी तो एक हूबहू क्रैश की ही स्थिति है सर, जैसा ये अगर देखिए अगले कुछ दिन और मार्केट इस हिसाब से चलता है, इस हिसाब से रिएक्ट करता है, अगर अगले कुछ दिनों में जो वॉर है वो इंटेंसिफाई होती है, क्योंकि अब होने क्या लगा है कि एक दूसरे के जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको पर्टिकुलरली जो स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं, जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ हैं, जहाँ से कि प्रोड्यूस हो रहे हैं ऑयल या LNG जैसे गैसेस, उन पे अगर अटैक हो रहे हैं तो ये पूरी दुनिया के लिए एक एनर्जी सप्लाई का पूरा खतरा पैदा हो रहा है। भारत जैसा मुल्क जो अपनी 88-89% एनर्जी को इम्पोर्ट करता है, तो भारत जैसे देश के लिए सोचिए कितनी बड़ी हमारे लिए समस्या पैदा होने वाली है या हो सकती है। आपके पास दूसरे कोई रास्ते नहीं है यहाँ पे कि हम किस तरह से देश में, चाहे रेस्टोरेंट्स हों, चाहे CNG जो गाड़ियाँ चलने की बात हो या रसोई गैस हो, तो ये एक बड़ी क्राइसिस
क्रिएट हो सकती है, ना अमेरिका को यहाँ से मौका मिल रहा है कि उसको कैसे निकला जाए, और ईरान तैयार बैठा है कि या तो हम आपको झुकाकर इस जंग से बाहर निकलेंगे या फिर ये जंग चलती रहेगी। तो ईरान समझ गया, उसने जो दुखती रग है वो पकड़ ली है कि आप हमारे जिस ठिकाने पर जहां हमला करना या जो लीडरशिप आपको एलिमिनेट करनी है आप कीजिए, हम उसी प्रोपोर्शन में जो आपके एलाइज हैं मिडिल ईस्ट में उन पर अटैक करेंगे। जो सेफ्टी, जो सिक्योरिटी मानी जाती थी कि पूरा मिडिल ईस्ट अगर सेफ है तो अमेरिकन बेसेस और तमाम चीज़ों की वजह से, और दुनिया भर के लोग इन्वेस्ट कर रहे थे, वो पूरा का पूरा जो दीवार है वो ताश के पत्तों की तरह से ढह गई है। दुबई हो गया या अबू धाबी हो गया या बाकी के सऊदी अरबिया हो गया, जिनको लग रहा था कि हम बिल्कुल आराम से हैं, कभी भी लड़ाई होगी तो उसकी आंच हम तक नहीं आएगी, अब वो चीज़ ईरान ने उस पूरे के पूरे जो इल्यूजन था उसको दरअसल तोड़ दिया। विशाल, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। भारत में सैटेलाइट सेवाओं को लेकर एक नया विवाद जो है खड़ा हो गया है। सरकार द्वारा जो है चीनी स्वामित्व वाली जो है सैटेलाइट कंपनियों को देश में काम करने की अनुमति देने से इनकार करने के बाद हांगकांग की सैटेलाइट कंपनी जो है एशियासैट ने भारत के खिलाफ कानूनी लड़ाई की तैयारियां शुरू कर दी है। 3 दशक से ज़्यादा समय से भारतीय ब्रॉडकास्टर्स को सर्विसेज दे रही इस कंपनी का कहना है कि अचानक लिया गया ये फैसला उसके कॉन्ट्रैक्ट और निवेश पर बड़ा असर डालेगा। वहीं भारत सरकार की जो एजेंसी है यानी जो इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर है, उसने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए 31 मार्च 2026 के बाद एशियासैट की जो है सर्विसेज है उसके इस्तेमाल पर रोक लगाने का फैसला किया। अब चूंकि मामला जो है पेचीदा है, प्रवीण सर से समझने की कोशिश करेंगे दोनों पक्ष, हालांकि मैंने इंट्रो में बता दिया सर, लेकिन ये पूरा मामला है क्या? नहीं, मोटी मोटी बात आपने बता दी नेशनल सिक्योरिटी को लेके, और चूँकि जो एशिया नेट है, एशियासैट है माफ़ कीजिएगा, वो हांगकांग बेस्ड है और ओनरशिप उस पर जो है वो चाइनीज़ गवर्नमेंट की ओनरशिप मानी जाती है उसमें, और इसीलिए सरकार ने जो है या इन स्पेस ने जो है इन तमाम जो नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देते हुए इनके लाइसेंस को अप्रूव करने का से इनकार कर दिया है। और अब एशियासैट जो है वो ये कह रहा है कि साहब क्योंकि ये हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है या जो हमारे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट जो ब्रॉडकास्टर्स के साथ हैं उसका वायलेशन करता है, इसलिए उसने सरकार को और जो तमाम जो है वो नोटिस जो है वो इन लोगों को भेज दिए हैं जी। खास तौर पे इसमें जो जियो स्टार जैसे जो ब्रॉडकास्टर हैं इनकी सर्विसेज पर असर पड़ सकता है, और अगर हो सकता है टेम्परेरी इम्पैक्ट हो, लेकिन और अगर आप आगे की बात को सोचेंगे तो इसका असर सीधे सीधे कंज्यूमर्स पे पड़ सकता है। विशाल, कैसे पड़ेगा सर? कंज्यूमर्स पे असर ऐसे पड़ सकता है कि अंत में अगर सर्विसेज रोकी जाती हैं एशियासैट की, तो इन जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, जो तमाम ब्रॉडकास्टर्स हैं, इनको दूसरे सैटेलाइट्स पर शिफ्ट होना होगा, जिसमें आपका इसरो का सैटेलाइट है या एक आध विदेशी जो सैटेलाइट हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड है। जब आप उन पर शिफ्ट होंगे तो हो सकता है कि यहाँ इनकी सर्विसेज फिर आपको महंगी मिले, और जब ये सर्विसेज महंगी होंगी तो जो DTH है या जो बाकी जो ब्रॉडकास्टिंग जो सर्विसेज हैं उनके कस्टमर्स को ज़्यादा दाम चुकाने पड़ सकते हैं। तो अंत में जेब पर आपकी बोझ पड़ सकता है इस सरकार के इस एक्शन की वजह से। एक और जो बात है इसमें, एक लाइन की बात है, हाल में ही सरकार ने पूरा का पूरा चाइनीज़ जो इन्वेस्टमेंट है उसके लिए अप्रूवल दिया कि हम नियर बाय जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं वहाँ से हम जो इन्वेस्टमेंट है FDI है उसके लिए हम मंजूरी देंगे। तो ये एक बड़ा सेटबैक है, बड़ा वो माना गया था तब कि एक बड़ी अच्छी खबर है। भारत और चीन के जो संबंध पिछले कुछ वर्षों में 2020 के आसपास से लद्दाख को लेके खराब हुए थे, वहाँ ये माना गया कि अब सरकार इस चीज़ की तैयारी कर रही है कि ठीक है, जो चाइनीज़ कंपनियां भारत में पैसा लगाना चाहती हैं, जॉइंट वेंचर करना चाहती हैं, उन सबको अब एक ज़्यादा आसान प्लेटफॉर्म मिलेगा भारत में पैसा लगाने का, इन्वेस्टमेंट करने का, एक मार्केट के तौर पर। लेकिन अब इस सरकार के कदम के बाद अब इन सब कंपनियों के लिए एक बार फिर से मुश्किल पैदा हो सकती है कि साहब ये एक पॉलिसी का किस तरह का बदलाव है। लेकिन सर एक कारण तो मुझे समझ में आ रहा है कि जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर जो बात कही जा रही है कि इस वजह से जो है सर्विसेज रोकी जा रही, और क्या क्या फैक्टर्स गिनाए जा रहे हैं सर, किन वजहों से जो है ऐसी चीज़ें की गई हैं, ये हम समझना चाह रहे हैं। नहीं देखिए, एक तो जो इंडियन सैटेलाइट्स हैं दरअसल उस पर सरकार चाहती है कि जो ब्रॉडकास्ट पूरा जो है वो शिफ्ट हो, एक बड़ी शिफ्टिंग सरकार ये चाहती है ताकि फ्यूचर में और लॉन्ग टर्म में आपकी डिपेंडेंसी
चाइनीज़ या इस तरह के दूसरे जो सैटेलाइट्स हैं जिनको लेके एक डर है, खतरा है, वहाँ पर आपकी डिपेंडेंसी विशाल न रहे। तो मोटे तौर पर क्योंकि चाइनीज़ कंपनियों को भी जो वावे हो या और इस तरह की जो टेलीकॉम या ऐप्स थे, जो टिकटॉक ऐप था या दूसरे जो अब स्पेस को लेके गेमिंग ऐप्स भी थे सर, गेमिंग ऐप्स थे, इन सब को लेके सरकार का संकट इसी बात का था कि आखिर आपका डेटा और आप किस तरह से जो भारत के घरों में आपकी पहुंच हो रही है और उसके बाद जो डेटा जा रहा है, तो वो पूरे देश के लिए एक सिक्योरिटी कंसर्न पैदा हो गया था। और इसीलिए सरकार ने केस बाय केस जो एफडीआई के जो प्रपोजल थे उनको मंजूर करने का फैसला लिया था कुछ साल पहले। जी चलिए सर आगे बढ़ते हैं। बीते दिनों 8वें वेतन आयोग ने एक वेबसाइट को लॉन्च किया और साथ में लोगों से सुझाव मांगे, राय मांगे। अब ताज़ा खबर यह आ रहा है कि वेतन आयोग को सुझाव सौंपने की जो है डेडलाइन वो बढ़ा दी गई है। अब अंतिम तिथि जो है वो 31 मार्च 2026 तय की गई। प्रवीण सर से समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि मामला जो है 8वें वेतन आयोग से जुड़ा हुआ है। नया अपडेट सर ये समझने को मिल रहा है, क्या है ये खबर? क्या 18 जो क्वेश्चनायर्स थे उनके जवाब देने के लिए अधिक समय दिया गया है क्या? बिल्कुल, सरकार ने और 8वें वेतन आयोग ने ये तय किया कि साहब जो आप रिस्पॉन्सेज अपने जमा कराना चाहते हैं उसके लिए अब आपको एक एडिशनल विंडो मिलेगी। यहाँ इस महीने के आखिर तक का वक्त बढ़ाकर कर दिया है कि जब तक आप अपने सुझाव या आप क्या चाहते हैं उन चीज़ों को, जो तमाम अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं जिनमें सरकारी जो जी मेरे पास लिस्ट है सर, जैसे केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रालय के लोग, विभाग और केंद्र शासित प्रदेश के लोग, न्यायिक अधिकारी और कोर्ट कर्मचारी, नियामक संस्थानों के सदस्य, कर्मचारी संगठन, पेंशनर्स, शोधकर्ता और जो है आम नागरिक, ये तमाम लोग हैं सर जो अपने सुझाव जो है दे सकते थे। और MyGov पोर्टल पर जो है ये जानकारी अवेलेबल थी, प्रश्नावली, उसको आप देखिए, उसको भरिए। लेकिन उसके पीछे जो रार था सर कि मात्र 200 शब्दों में आपको लिख के देना है, MCQ टाइप का जो रहता है कि बस इतना ही में लिखना, उसको लेकर रार मचा हुआ है। तो क्या इसी को जो है क्या कम करने की कोशिश की गई है कि चलिए भाई नहीं, मुझे लगता है कि सरकार चाहती है कि एक व्यापक या एक लार्ज स्पेक्ट्रम ऑफ जो रिस्पॉन्सेज हैं, जो स्टेक होल्डर हैं, उनके रिस्पॉन्स आए। और मुझे लगता है कि और ज़्यादा सरकार चाहती ये है कि जो आम लोग हैं उनकी प्रतिक्रिया दरअसल इस पूरे मामले में मैटर में आए कि 8वें वेतन आयोग की संरचना किस तरह की या स्ट्रक्चर किस तरह का होना चाहिए, सैलरी हाइक हो तो वो कितनी हो, किन किन फैक्टर्स का ध्यान यहाँ रखा जाना चाहिए। सरकार ये नहीं चाहती कि एक तरफा कुछ लोगों से बात करके और उसके आधार पे, चूँकि फैसला बहुत बड़ा है, सरकार के खजाने से जुड़ा हुआ फैसला और उसके साथ ही लाखों जो आपके कर्मचारी और पेंशनर्स हैं उनसे जुड़ा हुआ, तकरीबन 1 करोड़ लोगों से जुड़ा हुआ मामला है। तो सरकार एक व्यापक इस मामले में कंसेंसस चाहती है कि सारे लोगों का एक फीडबैक आए कि अर्थव्यवस्था पर क्या असर, क्योंकि हमने सवाल जब उसके देखे थे तो उसमें जिस तरह के सवाल थे वो सवाल वाकई एक तरह का मैं कहूँगा कि वन वे वाले सवाल ऐसे नहीं थे कि जहाँ सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातें हों कि साहब आप कितनी बढ़ोतरी चाहते और ऐसा। उसमें सवाल ये थे कि साहब आप ये बताओ कि प्राइवेट और सरकारी कर्मचारियों के बीच की तुलना कैसे होगी इस पे हाइक से, वर्क एफिशिएंसी को लेकर। बिल्कुल, इस पे हाइक के बाद क्या अलग अलग जो डिपार्टमेंट हैं या जो विभाग हैं उसका कोई एक कर्मचारी प्राइवेट सेक्टर का उसी तरह का काम करने वाला दूसरा कर्मचारी, इनके बीच की सैलरी की तुलना कैसे होगी। तो अब जब आम आदमी उस पर अपना रिस्पॉन्स देगा, जाहिर तौर पर वो कहेंगे कि भाई एक पैरिटी यहाँ पर होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि सरकार चाहती है कि व्यापक मात्रा में लोगों की जो राय है वो क्या है उसका अध्ययन किया जाए, उसके बाद किसी नतीजे पर पहुंचा जाए। जाहिर तौर पर जो सरकारी क्षेत्र के जो कर्मचारी के संगठन हैं उनसे बातचीत का मसला तो है ही कि उनसे बातचीत होगी, लेकिन एक तरफा केवल उनसे बातचीत हो और उसके आधार पर फैसले हों, सरकार ये नहीं दरअसल चाहती, मुझे ऐसा समझ में आता है। ठीक है प्रवीण सर, अब किन किन मुद्दों पर मंथन होगा ये एक एडिशनल जानकारी ले लीजिए। देखिए वेतन के स्ट्रक्चर को लेकर बात की जा सकती है, महंगाई भत्ता जो है, डीए, फिटमेंट फैक्टर और पेंशन की व्यवस्था कैसे होगी, इस पर जो है बातचीत हो सकती है। अब प्रवीण सर, जब भी 8वें वेतन आयोग की बात होती है तो अब एक व्यूअर ने हमारे जो है कॉमेंट सेक्शन में लिखा है कि होली बीत गई शर्मा जी, अब कब हम लोग का डीए बढ़ेगा? 58% के डीए के आसपास हम लोग हैं। कहा जा रहा है कि जो भी देना है सरकार को 2% 3% जो है वो कब मिलेगा? तो इसका जवाब क्या होगा सर आपके पास? नहीं, हो सकता है अगले कुछ हफ्तों में, जैसी खबरें आ रही हैं उस हिसाब से अगले कुछ हफ्तों में, और वैसे ही ऑलरेडी डिले है जिसको होली पर माना जा रहा था कि होली के पहले सरकार इसका जो डीए में बढ़ोतरी है उसका ऐलान कर सकती है,
2% की उम्मीद जताई जा रही थी कि साहब 58% से बढ़ के 60% हो जाएगी। तो अब ये खबरें आ रही कि अगले कुछ हफ्तों के भीतर सरकार जो डीए बढ़ोतरी है उसका यहाँ पे ऐलान कर सकती है। और इसको लेके मैं बताऊँ, न केवल जो व्यूअर्स कमेंट कर रहे हैं बल्कि हमें फ़ोन करके भी इससे संबंधित जानकारी को जानना चाहते हैं, पूछते हैं कि साहब आखिर चल क्या रहा है यहाँ पे, क्या सरकार एक्शन लेने वाली, क्या होने वाला है, डीए में बढ़ोतरी कब होगी, ऐसे तमाम सवाल जो है वो आते रहते हैं। चलिए, तो प्रवीण सर, आज के मनी सेंटर में बस इतना ही। आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी लाइन।